नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम लोग जो कड़ी शुरू किया था 7वां के भूगोल का, उसमें लास्ट कड़ी में पहुंच रहे हैं। 7वां के भूगोल का आज 12वां अध्याय मौसम और जलवायु है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, बिना समय बिताए हुए हम लोग इसे देखते हैं। इसके बाद मात्र एक और अध्याय बच जाएगी 7वां में। इस तरह से धीरे धीरे अगर हम लोग लगे रहे तो हम लोगों ने 7वां के भूगोल को बहुत अच्छी तरह कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से हम फिर अगली कड़ी में अगला बुक उठाएंगे और धीरे धीरे हम लोग इस तैयारी को अच्छी करेंगे। चलिए, ये जो चैप्टर है वो है मौसम और जलवायु। इसमें वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में हम लोग को जानना है। तो बच्चे लोग टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न पर दिखा रहा है कि पटना में क्या तापमान है, अधिकतम तापमान क्या है, न्यूनतम तापमान क्या है, भागलपुर का, गया का, मुजफ्फरपुर का, हर तरह का दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मौसम कहते किसे हैं आखिर। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। अर्थात मौसम जो होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, ये फिक्स नहीं होता है। किसी निश्चित स्थान पर, मतलब स्थान कोई फिक्स हो और टाइम भी कोई फिक्स हो, क्योंकि दूसरे टाइम में भी वही मौसम रहेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं। और वायुमंडल का उस समय जो स्थिति है, तत्कालीन मतलब हुआ उस समय का जो स्थिति है, निश्चित स्थान पर निश्चित समय में तत्कालीन दशा जो होगी वायुमंडल का, वही मौसम कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मौसम में स्थान और समय का क्या महत्व है। तो मौसम जो है एक परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। एक ही समय में कहीं पर कुछ मौसम हो सकती है और कहीं पर कुछ और मौसम हो सकती है, इसलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। अब आइए, जलवायु किसे कहते हैं। कहते हैं किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अगर कोई जगह है जहाँ पर 10 बरस 15 बरस का स्थिति देख लिया कि किस समय में मोटा मोटी कैसा मौसम रहता है, तो वहाँ पर लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत दशा को वहाँ का जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान की जलवायु को पता करने के लिए लंबे समय, सामान्यतः 33 वर्षों तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वहाँ की वर्षा की मात्रा और वहाँ की पवन की दिशा, इन सारी चीज़ों को अवलोकन किया जाता है 33 वर्षों तक, और तब उसका औसत निकाला जाता है और तब उसका नाम जलवायु दिया जाता है। किसी भी जगह का जलवायु प्राप्त करने के लिए वहाँ पर सामान्यतः 33 वर्ष तक वहाँ के मौसम को देखरेख किया जाता है, फिर उसका औसत निकाला जाता है और उसका नाम जलवायु रखा जाता है। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से उस स्थान की दूरी क्या है, पर्वतों की दिशा व अवरोध क्या है, समुद्री धाराओं की दिशा क्या है, वहाँ पर पवन की दिशा कैसी है, उस जगह का समुद्र तल से क्या ऊंचाई है और वहाँ की तापमान क्या है। इन सारी चीज़ों को मिला करके कहीं का जलवायु को निकाला जाएगा, और जलवायु को यही सभी तत्व प्रभावित करते हैं। अब आता है जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका यदि है तो वो है सौर ऊर्जा की। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है, वे स्थान सामान्यतः गर्म होते हैं। जो निम्न स्थानीय क्षेत्र होगा, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होगा, वहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है और वह क्षेत्र गर्म होता है। और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो होगा वहाँ सौर ऊर्जा कम मिलती है, मतलब सूर्य की गर्मी कम मिलती है और वो अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होगा वो गर्म होगा और जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होगा वह ठंडा होगा। अब देखिए आगे है, क्या आप जानते हैं वायु दाब को मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। मतलब ऊपर में रहेगा मिली बार और नीचे में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वायु दाब को मापने के लिए मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर वही हुआ। यहाँ दिया हुआ है सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहा जाता है। वायु में जो ताप है उसी को ना वायुमंडल ताप कहेंगे। इसी कारण धरातल का तापमान सूर्य से प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। अब जरा यहाँ देखिए, दिया हुआ है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण इसके आसपास स्थित क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है वो अधिक गर्म होगी, परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी या कोणीय पड़ती है, इसलिए वहाँ की तापमान क्रमशः कम होता है। सूर्य की उष्मा, जहाँ सूर्य की उष्मा नहीं पहुँचती है वहाँ निम्न तापमान के कारण सदैव हिम जमा रहता है और ये शीत प्रदेश कहलाते हैं। ये शीत प्रदेश कौन कौन है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो हैं वही हमारा शीत प्रदेश है। देख रहे हैं, ऐसे उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा मतलब हिम जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाती है। भूमध्य रेखा पर जो है ना, या भूमध्य रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र है ना, वहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है और वहाँ की गर्मी अधिक होती है। भूमध्य रेखा से आप उत्तर या दक्षिण किधर भी जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती है और वहाँ पर अपेक्षाकृत
कम गर्मी पड़ती है, तापमान कम होती है, और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचती है, इसलिए वहाँ पर हिम जमा रहता है। ये शीत प्रदेश कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब वायु दाब क्या होता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर पड़ने, जरा इसमें देख लीजिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं, एयर करंट कहा जाता है। वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है उसको वायु धारा या एयर करंट कहा जाता है। एक और है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली वायु की गति को पवन कहते हैं। जहाँ हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर, लो प्रेशर की ओर हवा बहने लगती है तो उसी का नाम पवन होता है। अब यहाँ आ जाइए, अब आपको जानना है वायु दाब क्या होता है। कहते हैं पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जो एयर का प्रेशर पड़ता है, वायु का दबाव पड़ता है, उसी को वायु दाब कहते हैं। ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब घटता जाता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना एयर का प्रेशर कम होता जाएगा, और समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। अगर समुद्र के नीचे धंसते जाएंगे तो वहाँ पर वायु का दाब सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह वायु दाब एक जैसा नहीं होता है, जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। हर जगह तो एक जैसा होगा नहीं, ऊपर जाने पर घटता जाएगा, नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती है। ये वायु का जो प्रेशर है ना, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये पवन उत्पन्न होती है और निश्चित दिशा में चलती है। अब है बात यहाँ पर कि आपको अधिक तापमान वाले क्षेत्र में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बनता है। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक है ना, वहाँ पर वायु गर्म होकर एकाएक ऊपर उठती है, जिससे वहाँ पर निम्न वायु का वायुदाब का एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वायु हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती रहती है। वायु की गति वायुदाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम बनाता है। जहाँ पर वायु का दाब कम होता है वहाँ पर मौसम वायु बादल युक्त हो जाएगा और नम मौसम हो जाएगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ पर हवा कैसा होगा, ठंडा, जो सघन होकर के उच्च दाब की क्षेत्र की ओर बनाती है, क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती है, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या आप जानते हैं गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली हवा को गर्म हवा को लू कहते हैं। गर्मी के दिनों में जो बिहार में गर्म हवा चलती है उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जरा, जब वायु चलता है तब हम इसे महसूस करते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। कहता है जाड़े के दिनों में नवंबर दिसंबर में काफ़ी ठंड पवनें चलती हैं, जबकि मई जून गर्मी में तो शरीर को जला देने वाली पवनें चलती है। थोड़ा इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको। कहाँ के स्थानीय पवन का क्या नाम है। देखिए, लू जो है विशाल मैदान भारत का है, वहाँ पर जो स्थानीय पवन है उसका नाम है लू। चिनूक ये दक्षिण कनाडा का है स्थानीय पवन। विली विली ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन है। टॉर्नेडो एवं हरिकेन यह अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र का स्थानीय पवन है। टाइफून ये पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का स्थानीय पवन है। और काल बैशाखी या बंगाल की खाड़ी भारत का स्थानीय पवन है। तो काल बैशाखी भारत का हो गया, बंगाल की खाड़ी का। लू जो है विशाल मैदान भारत का हो गया। इस तरह सब चलिए, पवन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। उसमें से हम लोग अभी पढ़ेंगे अस्थायी पवन क्या होता है। चलते हैं तो हम लोग देखते हैं अस्थायी पवन क्या है। ये पवन जो हमेशा एक ही निश्चित दिशा में चलती है, हमेशा ये एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसी का नाम है अस्थायी। वो अस्थायी होता है इसलिए नाम है अस्थायी पवन। ये पवन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। यह अधिक दाब पेटियों से कम दाब पेटी वाली की ओर चलती है। अस्थायी पवन का कुछ उदाहरण है, पूर्वा पछुआ जो बहता है हम लोग में, पछुआ हो गया या पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। मौसमी पवन क्या होता है, तो इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। ये जो पवन है, ये जो हवाएं हैं, ये कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर, कभी पूर्व से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूर्व, इसका दिशा बदलते रहता है। क्यों, तो मौसम और ऋतु के अनुसार ये बदलती रहती है। जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो इसे ही मौसमी पवन कहेंगे। मौसम के अनुसार बदल गया तो मौसमी पवन कहलाया। इसके उदाहरण है मौसमी पवने में मौसमी पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सब बदलने वाला है। अब है स्थानीय पवने। स्थानीय पवने का जो दिया गया है, इसमें दिया है वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है। किसी खास जगह पर किसी खास समय में जो हमेशा चलती रहती है हवा, उसी को स्थानीय पवन नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बिहार में जो है, खास करके उत्तर भारत में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर मैदानी भाग है और यहाँ पर मई जून में चलने वाली जो गर्म हवा है उसको लू के नाम से जानी जाती है। तो लू क्या है, एक स्थानीय पवन है। अब जो है स्थलीय समीर और समुद्री समीर, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हवा स्थल से माने जमीन से समुद्र की ओर चले तो इससे स्थलीय समीर कहेंगे। स्थल से चला तो स्थलीय समीर। और ये स्थलीय समीर कब चलता है, तो हमेशा रात में चलता है। स्थलीय समीर कहाँ चलता है, रात में। और जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चल दे, ये था स्थलीय समीर था जब स्थल से समुद्र में जाए, जो रात में चलता है तो स्थलीय समीर हो गया। जब समुद्र से स्थल की ओर आए, उल्टा आए, तो इसको समुद्री समीर कहेंगे। वो दिन में चलता है। समुद्री समीर कब चलता है, दिन के समय में चलता है। समुद्री समीर हमेशा दिन के समय में चलता है, जबकि स्थलीय समीर हमेशा रात में चलता है। अब कुछ सामान्य घटनाएं चक्रवात हैं, जैसे
ये तूफानी हवाओं के गतिशील शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। इसके केंद्र में एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। जब भी चक्रवात उठता है तो उसका एक केंद्र होता है, उस केंद्र का दबाव काफ़ी कम होता है, जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं, मतलब बीच में कम रहता है और चारों ओर दबाव क्षेत्र बढ़ता रहता है, जिनसे हवाएं तेजी से घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती है। इस प्रकार की घूमती हवा एक भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। बहुत से चक्रवातों को भिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे काल बैशाखी है, लैला है, हरिकेन है, कैटरीना है, रीटा है, टाइफून है। अभी पढ़े थे हम लोग, विभिन्न जगहों पर इसको विभिन्न नाम से जाना जाता है। भारत में 2010 ईस्वी में काल बैशाखी, जो बंगाल की खाड़ी से आता है, एवं लैला नाम के 2 चक्रवात आए थे, काल बैशाखी और लैला नाम के। अब यहाँ पर देख दीजिए आप, भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है। भारतीय प्रायद्वीप में जो अधिकांश चक्रवात आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से। इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश और सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसा चलता है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। अब चक्रवात का उल्टा आता है प्रति चक्रवात। चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में, जब केंद्र में दाब उच्च हो और चारों तरफ निम्न हो तो हो गया प्रति चक्रवात। तो यहाँ हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इस स्थिति में इसको प्रति चक्रवात कहेंगे और इसके कारण जो है मौसम साफ होता है, परंतु हवा धीमी चलती है। ये उल्टा चलता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में उसकी दिशा के सुई के विपरीत चलती है। इस तरह से एक तो संघनन दे दिया है। वर्षा संघनन का सामान्य रूप है। कहता है संघनन है क्या? तो जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की क्रिया ही संघनन कहलाती है। वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे ओशांक या ओस बिंदु कहते हैं। जलवाष्प जो है पानी के रूप में जब बदल जाता है तो इसी को संघनन कहा जाता है, और जिस ताप पर जलवाष्प का संघनन शुरू होता है उसे ओशांक या ओस बिंदु कहते हैं। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए आगे लास्ट पेज हम लोग का यहाँ पर दिया है। बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती है, वर्षा कहलाती है। जो पानी की बूंदें जो ऊपर से गिरती है नीचे, ये वर्षा कहलाती है और ये जलवाष्प के संघनन के कारण होती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का एक बड़ा स्रोत है। इससे धरती के भूगर्भीय जल स्तर में भी वृद्धि होते हैं। जल के संरक्षण के लिए हमें वर्षा जल को संचित करना चाहिए। अब वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो पहला है संवाहनिक वर्षा। कहता है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, इस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठते ही हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में प्रायः होती रहती है। क्योंकि होती क्या है, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ का भूतल गर्म हो जाता है और वहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने के बाद हवाएं ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद संघनन होता है और संघनन के बाद तुरंत ही वर्षा शुरू हो जाती है। यह लगभग दोपहर के बाद होता है और विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में प्रायः देखने को मिलती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। पहाड़ों पर भी वर्षा अधिक होती है जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है, तो ये पवनें उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगता है। इसे पर्वतीय कृत या पर्वतीय वर्षा होता है। पर्वतीय का मतलब हुआ उष्ण और आर्द्र पवन के मार्ग में कोई पर्वत या पहाड़ जब आने उसको रोध उत्पन्न करता है, रुकावट होता है, तो पहाड़ की ढाल होती है ना, पहाड़ की ये ढाल होती है ना, ये हवा इधर जा रही थी, ये रोका इसको, तो रोका तो ऐसे ऊपर होने लगी, ये हवाएं ऐसे जाने लगी। ऐसे जब जाने लगी तो इस कारण क्या होने लगा, तो ये ऊपर जाकर के ठंडा हो गई और ठंडा होने के बाद संघनन होकर के बारिश होना शुरू हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया पर्वत के कारण हुआ तो पर्वतीय वर्षा। अब है आपका चक्रवातीय वर्षा। निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती है। अब जहाँ पर दाब कम है तो वहाँ तो विभिन्न दिशा से अनेक पवन आती है। खाली जगह को भरने के लिए इनमें होर लग जाती है, जिसके कारण ये ऊपर उठने काफ़ी चारों तरफ से जब हवा आएगी, देखिए चारों तरफ से जब हवा आएगी तो इसमें होर लग जाएगी। एक के बार इशारा जो है ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, समझ गए। ऊपर उठने के बाद जो है इनका तापमान कम हो जाएगा, ये ठंडा होने लगेगा और संघनित होकर ये भी वर्षा करने लगती है, इसलिए इसको चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। इस तरह से ये मौसम एवं जलवायु चैप्टर समाप्त हुआ। आइए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन। अभी हम लोग पढ़े थे एक ही दिशा में बहने वाले पवन को अस्थायी पवन कहा जाता है। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया अभी पढ़े, कई बार संघनन कहलाती है। कैटरीना क्या है, एक तरह का चक्रवात है, अभी पढ़े हैं। एक खाली स्थान को भर लेते हैं। चक्रवात के केंद्र में दबाव कैसा होता है, हमेशा कम होता है चक्रवात में। प्रति चक्रवात में केंद्र में ज़्यादा होता है, लेकिन चक्रवात में केंद्र में कम होता है। लू क्या है, एक गर्म हवा है, बिहार में चलती है। ऊंचाई के कारण हवाएं
ठंडी होकर संघनन करती है। विषुवतीय विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में सहमानिक वर्षा होती है। इस तरह से यह अध्याय समाप्त हुआ। तो शिक्षकगण अब हम लोग का सिर्फ एक अध्याय रह गया 7वां के भूगोल में, जिसे हम लोग कल समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।